भारत का संविधान कितनी शानदार किताब है ना। पर क्या हम जानते हैं कि इसके कुछ सबसे जरूरी हिस्से वो हैं जिनके बारे में शायद सबसे कम बात होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संविधान के आखिर में दी गई सूचियों की, जिन्हें अनुसूचियां कहते हैं। और ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र का, हमारे देश का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये नजरअंदाज की गई सूचियां असल में भारत को चलाती कैसे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये अनुसूची चीज क्या है। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब एकदम सीधा और सरल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे संविधान की किताब का एक अपेंडिक्स हो। आपने देखा होगा किसी भी किताब के आखिर में कुछ जरूरी जानकारी वाली लिस्ट दी होती है। ठीक वैसे ही ये अनुसूचियां संविधान के नियमों को असल दुनिया में लागू करने के लिए जरूरी प्रशासनिक डिटेल्स देती हैं। आज हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए, ये हमेशा से 12 नहीं थीं। जब संविधान बना था तब सिर्फ 8 थीं। तो फिर ये 4 नई अनुसूचियां कहां से आ गई? बस यहीं से हमारे संविधान के एक जीवित दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट होने की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। चलिए सबसे पहले उन अनुसूचियों को देखते हैं जो भारत का नक्शा और उसकी राजनीतिक पहचान तय करती हैं। ये एक तरह से हमारे राष्ट्र की नींव है, इसका ब्लूप्रिंट है। पहली अनुसूची सबसे बुनियादी है और शायद सबसे जरूरी भी। सोचिए, ये भारत की एक ऑफिशियल डायरेक्टरी की तरह है। इसमें देश के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उसकी सीमाएं दर्ज हैं। आसान शब्दों में कहें तो यही अनुसूची बताती है कि कागज पर भारत आखिर है क्या और किन से मिलकर बना है। और फिर आती है चौथी अनुसूची, जो हमारे संघीय ढांचे, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की जान है। ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। यही वो व्यवस्था है जो ये पक्का करती है कि केंद्र में हर राज्य की आवाज को सुना जाए। अच्छा, तो देश की रूपरेखा तो बन गई, पर इसे चलाएगा कौन? अगली 2 अनुसूचियां शासन के इन्हीं स्तंभों के बारे में हैं। वो लोग जो देश के सबसे बड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं। दूसरी अनुसूची में सब कुछ साफ साफ लिखा है। देश के सबसे बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों तक, उन्हें क्या वेतन और भत्ते मिलेंगे, ये सब इसमें दर्ज है। ये पारदर्शिता लाती है और जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक पवित्र शपथ का हिस्सा है। तीसरी अनुसूची में ऐसी ही शपथों का पूरा प्रारूप दिया गया है, जो हर मंत्री, सांसद और जज को अपना पद संभालने से पहले लेनी पड़ती है। ये संविधान के प्रति उनकी निष्ठा की एक औपचारिक घोषणा है। अब आते हैं संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, शक्तियों का संतुलन। अगली अनुसूचियां ये बताती हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आखिर होता कैसे है। 7वीं अनुसूची को भारतीय संघवाद का दिल कहा जा सकता है। जरा सोचिए कितनी खूबसूरती से ये शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटती है। पहली है संघ सूची, इस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा या विदेश मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्यों का अधिकार है, जैसे पुलिस या कृषि। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए क्या कमाल की व्यवस्था है। 5वीं और 6ठी अनुसूची ये दिखाती हैं कि हमारा संविधान कितना समावेशी है, कितना इंक्लूसिव है। ये भारत के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए खास प्रावधान करती हैं, ताकि उनकी अनूठी संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा हो सके। खासकर 6ठी अनुसूची, जो 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष अधिकार देती है, वो हमारी विविधता का सम्मान करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। अब हम उन 4 अनुसूचियों की कहानी देखेंगे जिन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। ये भारत की बदलती जरूरतों और चुनौतियों का सीधा जवाब थीं। ये टाइमलाइन हमारे लोकतंत्र के सफर की कहानी कहती है। देखिए, 1951 में आज़ादी के फौरन बाद जमींदारी खत्म करने के लिए भूमि सुधारों को कानूनी सुरक्षा देना जरूरी था, तो 9वीं अनुसूची आई। फिर 80s के दशक में आया राम गया राम की राजनीति से सरकारें अस्थिर हो रही थी, तब दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी। और 1992 तो एक ऐतिहासिक साल था, जब लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर गांव और शहरों तक पहुंचाया गया। पंचायतों और नगरपालिकाओं को 11वीं और 12वीं अनुसूची के जरिए संवैधानिक ताकत देकर। और 8वीं अनुसूची,
ये तो भारत की आत्मा यानी उसकी भाषाई विविधता का जश्न मनाती है। शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, पर जैसे जैसे समय बदला और मांग उठी और भाषाओं को उनका हक मिला, आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, जो ये दिखाती हैं कि हमारा संविधान हर आवाज को महत्व देता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर असली ताकत देती हैं। ये पंचायतों को 29 और नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर फैसले लेने का अधिकार सौंपती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गांव की सड़क बनेगी या नहीं, या शहर में सफाई कैसे होगी, इसका फैसला अब दिल्ली में नहीं बल्कि स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे। यही तो है सत्ता का असली विकेंद्रीकरण। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अनुसूचियां सिर्फ कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये संविधान का एक्शन प्लान है। ये वो प्रैक्टिकल गाइड हैं, वो औजार हैं जो संविधान के बड़े बड़े आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलते हैं। इनके बिना संविधान शायद सिर्फ एक आदर्शों की किताब बनकर रह जाता। तो अगली बार जब कोई संविधान की बात करे तो सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में ही मत सोचिएगा। इन 12 अनुसूचियों को जरूर याद रखिएगा। इनका 8 से 12 तक का सफर ही असल में हमारे लोकतंत्र का सफर है। और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है, संविधान का ये लगातार बदलते रहना, इसका ये विकास भारत के लोकतंत्र के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।